नमस्कार दोस्तों, आज हम वात पित्त कफ से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन में बात करने वाले हैं। मतलब इनके बारे में थ्योरेटिकली क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया। तो प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अभी मैं किसी पेशेंट का एग्जांपल नहीं दे रही, अपना खुद का एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, मैं जो हूँ नेहा जोशी, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से कफ प्रधान इंसान हूँ। जो वात पित्त कफ होते हैं उनमें से मेरे शरीर में कफ डोमिनेंट अवस्था में रहता है। आप में से कई लोग होंगे जो बोलेंगे उनको कफ डोमिनेंट अवस्था में रहता है, तो मेरे शरीर में कफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जब गर्मी में नॉर्मली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर मतलब पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नेचुरली बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो वायु है, जो हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म है और हर जगह मतलब गर्मी का प्रकोप हो रहा है। तो गर्मी का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में पित्त के साथ में आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी गर्मी बढ़ती है तब उसके प्रभाव से शरीर के अंदर पित्त का प्रकोप हो जाता है। क्या होता है, गर्मी के कारण आपके शरीर में पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो इस समय पर जो लोग जो कफ रूप से जिनका कफ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिनकी कफज प्रकृति है, कफज प्रकृति वाले लोगों को जब पित्त का प्रकोप होता है तो उनको क्या सिम्टम आते हैं, डायरिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझोगे। कफ मतलब ठंडा, बर्फ़। अब बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर जैसे कोई ग्लेशियर होते हैं ना, पृथ्वी पे इतने बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, तो जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या होता है, तो बाढ़ आती है ना, नदियाँ में पानी पानी हो जाता है। वो जो कारण है वो ग्लेशियर का पिघलना है, लेकिन ग्लेशियर क्यों पिघला, गर्मी के कारण। तो जो कफज प्रकृति के लोग होते हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा कफ बढ़ा हुआ रहता है, गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो बाहर के प्रभाव के कारण उनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है और पित्त के कारण जो कफ जो है वो बहकर निकलने लगता है। इसीलिए कफज प्रकृति के लोगों को गर्मियों के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी जैसे सिम्टम्स भी थोड़े ज़्यादा आते हैं कंपैरिजन में। डायरिया जैसी प्रॉब्लम होना या फिर जो मोशन है, जो स्टूल पास हो रहा है, उसका थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में होना या फिर 2-3 बार जाने की इच्छा का होना, इस प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए कफ और पित्त कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा सा है ना समझाने के हिसाब से बता रही हूँ। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अरे हमारे शरीर में कफ बढ़ा है, पित्त बढ़ा हुआ है, लेकिन वो काम कैसे करते हैं वो चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर मैं केवल डायरिया का एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे वो हो गया था कुछ समय पहले इसलिए। ठीक है, तो जो कफज प्रकृति के लोग हैं, जब बाहर से पित्त बढ़ता है तो ये कफ पिघल जाता है और पिघल कर आपके आंतों के मार्ग से या फिर कहीं से भी शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो जनरली सर्दी जुकाम खांसी होता है और दूसरा डायरिया होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। जो गर्मियों में डायरिया होता है ना, कि धूप की वजह से डायरिया हो गया, गर्मी की वजह से दस्त लग गए, वो ज़्यादातर कफज प्रकृति के लोगों को होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अब जनरली अगर आपसे बोला जाए कि यार पित्त के डायरिया हो गया है, गर्मी के कारण हो गया है, तो लोग क्या करेंगे, ठंडा ठंडा खाना चालू कर देंगे कि नहीं गर्मी बढ़ गई है, कुछ ठंडा ठंडा पी लेते हैं, ठंडा ठंडा खा लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कफज प्रकृति है और कफ के कारण आपको डायरिया हो रहा है तो यार ठंडा खाने से काम नहीं चलेगा। ठंडा यदि आप खाओगे, यदि आप लिक्विड बहुत ज़्यादा लोगे, तो ये आपके शरीर में ना ही पित्त को कम कर रहा है और ये कफ को बढ़ाने वाला है। तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से, गर्मियों का जो डायरिया होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ें लेने से, ऐसी चीज़ें कोल्ड जूस वगैरह, जो कुछ भी जूस वगैरह आते हैं, उनका सेवन करने से भी डायरिया की कंडीशन में कोई खास फ़ायदा नहीं होता। अब आप करोगे क्या इसमें, सोचो खुद अपने दिमाग से क्या क्या कर सकते हो। मैं होम रेमेडीज़ के हिसाब से बता रही हूँ, दवाइयाँ नहीं बता रही आपको। अगर मान लो आपको ऐसी कंडीशन में दस्त लगा तो लोग आपको बोलेंगे कि यार दही खिचड़ी खा लो, उससे पेट सही हो जाता है। अब दही जो होता है ये कफ को बढ़ाने वाला होता है और स्वाभाविक रूप से मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि दही माना जाता है कि ठंडा होता है, पर वास्तव में ठंडा नहीं होता है। दही जो होता है गर्म होता है। तो अब दही खाओगे यदि इसमें कफज प्रकृति वाला जो डायरिया हो गया है तो उसमें फ़ायदा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कफ को भी बढ़ा रहा है, पित्त को भी बढ़ा रहा है, दोनों को बढ़ा रहा है। तो आपका डायरिया रुकने की बजाय और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यदि आप खिचड़ी खा रहे हो, खिचड़ी खाना थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि खिचड़ी क्या होती है, विषतंभी होती है, ये मल को बांधने वाली होती है। तो खिचड़ी का प्रयोग करने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब मान लो मैं अपने लिए इसमें बताऊं, यदि आप इसमें दवाइयों का प्रयोग करो तो अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो आप बोलोगे, या जनरली कोई बोलेगा, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कि अभिपत्तिकर चूर्ण ले लो, क्योंकि अभिपत्तिकर चूर्ण मेरा फेवरेट है। ठीक है, पित्तज व्याधियों में अभिपत्तिकर चूर्ण बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभिपत्तिकर चूर्ण इस कंडीशन में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभिपत्तिकर चूर्ण जो होता है ये
बढ़े हुए पित्त को, जो पित्त बढ़ा हुआ रहता है, उसे मल मार्ग से शरीर से बाहर निकालकर आपके शरीर में पित्त को कम करता है। अविपत्तिकर चूर्ण जो बढ़ा हुआ पित्त है, इसको मल मार्ग के माध्यम से, यानी कि स्टूल के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है और बाहर निकालकर शरीर के अंदर ठंडक को लेकर आता है, शरीर के अंदर पित्त को कम करता है। अब इस कंडीशन में गर्मी में जो डायरिया हो रहा है वो ऑलरेडी आपको लूज मोशन हो रहे हैं, यहाँ पर आप यदि अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करोगे तो आपको और ज़्यादा लूज मोशन लग जाएंगे। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए कि पित्त निकल जाए तो आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन अल्टीमेट फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेट फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पित्त बढ़ाने का जो कारण है, जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो तो कुछ महीनों के बाद ही कम होगा ना, उसको तो आप नहीं बदल सकते। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भाई हमारे शरीर में पित्त बढ़ रहा है तो अब सूरज तुम थोड़ा सा डाउन हो जाओ, नहीं होगा ना, वो तो चलने वाला है इसमें। तो इसलिए इस प्रकार के डायरिया में अविपत्तिकर चूर्ण काम नहीं कर पाएगा। और जो मैं आपको पित्त को कम करने के लिए जितनी भी होम रेमेडीज़ वगैरह बताते हैं, जो भी आप करते हैं, नींबू पानी का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो भी आप पित्त को कम करने के लिए खा रहे हैं, शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए जूस वगैरह का सेवन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस प्रकार की कंडीशन में काम नहीं करती। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर आपको कफ को कम करना नहीं है। यदि आप ये सोचो कि यार हमारी कफज प्रकृति है और हम कफ को ज़्यादा कम कर देते हैं, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि किसी भी इंसान की जो मूल प्रकृति होती है वो कभी चेंज नहीं होती। आप जिस प्रकृति के पैदा हुए थे, आपकी ज़िंदगी भर वह प्रकृति रहेगी। ये और बात है कि वात पित्त कफ इनके हमेशा ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पूरी तरीके से वातज हों, पूरी तरीके से पित्तज हो, पूरी तरीके से कफज हो। हमेशा अलग अलग जगह पर कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब कहीं पर वात डोमिनेंट होता है, कहीं पित्त डोमिनेंट होता है, कहीं कफ डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि आपको यदि कफज व्याधि हो गई है तो आप अपना कफ को कम कर दें। यदि आप कफ को यहाँ पर कम करने का प्रयास करेंगे तो चूंकि आपकी मूल प्रकृति कफज है, तो फिर आपको अपने शरीर में बहुत ही रुक्षता पैदा होगी और शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गर्मियों में डायरिया होता है वहाँ पर आपको कफ को कम नहीं करना है। ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी है जो कि कफ को कम कर दे। आप क्या ले सकते हो यहाँ पर? ऐसी चीज़ें जो कफ को मतलब कफ को बांधने का काम करती है। जो पिघला हुआ कफ है जो कि मल मार्ग से निकल रहा है, उसको रोकने का काम करती हैं। तो रोकने के काम में कौन सी चीज़ है? बेस्ट होती है बेसन का प्रयोग करना। बेसन जो होता है ये वात को बढ़ाने वाला होता है। अभी मैंने कफ और पित्त आपको बताया, अब यहाँ पर वात का रोल आ गया। आपको यहाँ पर ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करना है जो कि वात को थोड़ा सा बढ़ा देती है। ठीक है, वात को बढ़ाने, आपको कफ और पित्त का ट्रीटमेंट नहीं करना होता, आपको वात को बढ़ाना है। वात को बढ़ाने से क्या होगा? जब वात बढ़ती है तो यह स्वाभाविक रूप से कफ को सुखा देती है। वायु की गति यदि तेज होती है तो कोई भी चीज़ जो रखी हुई है वो जल्दी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो यहाँ पर आपको वात को बढ़ाना है। जब आपकी वात बढ़ेगी तो जो कफ जो बह रहा था वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो वात को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हो? आप दालों का प्रयोग कर सकते हो। दालें क्यों? मैंने पिछले वीडियोस जब मैंने दालों के प्रकरण में आपको पढ़ाया है तब मैंने आपको बताया था कि जो सभी प्रकार की दालें होती हैं यह स्वाभाविक रूप से वात को बढ़ाने वाली होती हैं और कफ और पित्त को अल्प मात्रा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ करती है, किसी को बढ़ाती है किसी को कम करती है, लेकिन मेनली वात को बढ़ाने वाली होती हैं। तो इस कंडीशन में यदि आप दालों का प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में वात बढ़ेगी। वात बढ़ेगी तो जो निकल रहा हुआ मल है, जो तेजी गति से मल निकलता जा रहा है, वो बंधेगा, वो सूखेगा। जब सूख जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में गर्मियों में होने वाला जो डायरिया होता है वहाँ पर आपको दालों का प्रयोग करना है, बेसन का प्रयोग करना है, क्योंकि बेसन भी मल को बांधने का काम करता है। और इस प्रकार से फल या ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जो कि मल को बांधने का काम करते हैं और आपके शरीर में वात को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसमें आप क्या ले सकते हो? खीरा और ककड़ी बेस्ट होते हैं। खीरा और ककड़ी भी वात को बढ़ाने वाले होते हैं और आपके मल को बांधने वाले होते हैं, यानी कि विष्टम्भी आहार होते हैं, मल की मात्रा को बढ़ाते हैं, मल को रुक्षता पैदा करने वाले होते हैं मल के अंदर। तो इस प्रकार से चीज़ों का आपको प्रयोग करना है।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वात पित्त कफ आपके शरीर में कैसे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर यदि आप केवल पित्त को शमन करोगे, ऐसी मेडिसिन लोगे जो कि पित्त को कम करती है, तो भले ही कुछ समय के लिए आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन चूंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो पित्त आपका वापस बढ़ेगा, तो बार बार आपको दस्त लगेंगे। होता है ना गर्मियों में हर तीसरे चौथे दिन में लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो उसमें आपको इसी तरीके से लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। यदि आप कफ को कम करने का प्रयास करोगे गर्मियों के मौसम में, ये सोचो कि मेरा कफ बढ़ा हुआ है तो मैं ऐसा खाना खाऊं जिससे मेरा कफ नहीं बढ़े, तो उससे उल्टा नुकसान होगा आपके शरीर में। यदि कफ कम हो गया तो आपके शरीर में रुक्षता पैदा हो जाएगी और अंदर से बहुत खालीपन और ड्राइनेस आपको पैदा होगी। तो इसलिए आपको कफ और पित्त को ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करनी है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा है तो उसको कम कर दें, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो उसके लिए भी कोई मेडिसिन ले लें, लेकिन मेन ट्रीटमेंट वहाँ वात के लिए करना होता है। आपको वात अपने शरीर में बढ़ानी है, वात बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कफ और पित्त साम्यावस्था में आ जाएंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर से गया होगा। प्लीज़ यदि आपको वात पित्त कफ इनके लक्षण क्या होते हैं, मैंने दालों का प्रयोग क्यों करने के लिए बताया, कफ कैसे काम करता है, ये सब यदि आपको समझ में नहीं आया तो लर्निंग आयुर्वेद के पुराने वीडियोज़ देखिए। जब आप उनको देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जनरली लोगों को ऐसा लगता है ना कि बस आयुर्वेद में कोई घरेलू नुस्खे होते हैं और हर बीमारी का एक ही इलाज होता है कि एक कोई टोटका अपना लो तो उससे आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, कोई चीज़ अपना लोगे तो आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होता है। जैसे एलोपैथी में एक पूरे सिद्धांत होते हैं, पूरा एक पैथोलॉजी बनती है, स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होता है, ठीक उसी तरीके से आयुर्वेद में भी होता है। आयुर्वेद भी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।